जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे कक्षा 12वीं हिंदी 100 मार्क्स पार्ट 1, जिसका नाम है बातचीत, जिसके लेखक है बाल कृष्ण भट्ट। यह एक प्रकार का क्या है, निबंध या तो ललित निबंध कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको बहुत ही बेहतरीन नंबर उठ सकता है अगर आप इस वीडियो को बेहतरीन तरीका से समझेंगे तब। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना होगा, तब आप बोर्ड एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन नंबर ला सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि सबसे आसान भाषा में हम समझाएंगे ताकि आपको बेहतरीन तरीका से समझ में आ जाए। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर हम बात करेंगे बालकृष्ण भट्ट के परिचय के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर बात करेंगे कि लेखक के जन्म कब हुआ था, जिससे बालकृष्ण भट्ट है उनका जन्म कब हुआ था, आपसे पूछा जा सकता है। ऑब्जेक्टिव में खासकर ज़्यादा पूछा जाता है, इतना जो है ये आपके ऑब्जेक्टिव में बहुत खास कर पूछा जाता है, तो इसे याद कर लीजिएगा तो आपको बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, तो 23 जून 1844। मृत्यु कब हुआ था, तो 20 जुलाई 1914। निवास स्थान कहाँ था बालकृष्ण भट्ट का, तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश है। माता पिता का नाम क्या था, तो पार्वती देवी एवं बेनी प्रसाद। पिता एक व्यापारी थे और माता सुसंस्कृत महिला थी। ठीक है, यहाँ पर समझिए ज़्यादा खासकर ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जाता है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था और मृत्यु कब हुआ था, और इनके जन्म स्थान कहाँ है और माता पिता के नाम क्या है, और ये पूछा जाता है। तो यह याद कर लीजिए, आपको 1 या 2 नंबर आ सकता है इसमें से। ठीक है, ये देखिए आपके बालकृष्ण भट्ट है और ये बातचीत जो पाठ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने आप में, तो आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहेंगे। चलिए यहाँ तक आपको पता चल गया, अब आगे चलते हैं। लेखक के जीवन के बारे में हम जानेंगे कि बालकृष्ण भट्ट जो है वो जीवन में क्या क्या किए थे और क्या क्या नहीं किए, इन सब के बारे में हम बात करेंगे डिटेल में। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करेंगे शिक्षा के बारे में, जो कि बालकृष्ण भट्ट शिक्षा कहाँ से ग्रहण किए हुए थे या प्राप्त किए हुए थे, इनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन करते थे। क्या करते थे बालकृष्ण भट्ट, प्रारंभ में मतलब शुरू दौर में वह संस्कृत का अध्ययन करना स्टार्ट किए थे। 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी। ठीक है, 1867 ईस्वी में क्या किया, प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी, जो कि इलाहाबाद में ही होगा। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि एंट्रेंस की परीक्षा प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा कब दी थे, तो 1867 ईस्वी में। ये आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। ठीक है, और आपसे पूछा जा सकता है, आपसे बताइए बालकृष्ण भट्ट के पिता क्या थे। आपसे बताइए, फटाफट कमेंट करके भी बताइए। अभी जस्ट आपको पीछे पढ़ाए होते कि बालकृष्ण भट्ट के पिता क्या थे, तो एक प्रकार के व्यापार थे। ये आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं, याद रखिएगा तभी आपको होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं वृत्ति के बारे में। वृत्ति मतलब क्या होता है कि काम उम कहाँ पर किए हुए थे, इसके बारे में, कि उनका जॉब उब कैसे लगा हुआ था, कहाँ पर काम करते थे, कैसे थे, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, देखिए 1867 इसमें क्या किए थे, संस्कृत से ये कर लिए थे। ठीक है, प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस कर लिए थे। फिर 1869 में क्या हुआ, इसे क्या हुआ, 1869 से लेकर 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन रहे, मतलब कि यहाँ पर के अध्यापक रहे। ठीक है, कौन, तो ये हमारे बालकृष्ण भट्ट वहीं से किए थे, प्रयाग के मिशन स्कूल से किए हुए थे, एंट्रेंस किए हुए थे, और फिर 2 साल के बाद यहाँ पर नौकरी करना स्टार्ट करते। ठीक है, फिर 1885 में प्रयाग के CAB स्कूल में संस्कृत का अध्यापन ये किए। कहाँ पर किए, तो ये स्कूल का नाम है, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और उसके बाद बोला जा रहा है कि 1888 में प्रयाग की कार्यावस्था पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापन नियुक्त, किंतु उग्र स्वभाव के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी और उसके बाद से लेखन कार्य पर ही निर्भर रहे। अब समझिए, ये जो बालकृष्ण भट्ट, आपसे पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में कि बालकृष्ण भट्ट का स्वभाव किस प्रकार का था, तो उग्र स्वभाव का था। कैसा, उग्र मतलब कि कह सकते हैं कि बहुत ही खराब, उसका स्वभाव बहुत ही अच्छा नहीं था। ठीक है, और उसके बाद उसके क्या किया, ये सभी के सभी नौकरी उसको छोड़ना पड़ गया, और फिर बाद में क्या किया, वह घर पे ही लिखना शुरू कर दिया। ठीक है, कौन थे, हमारे बालकृष्ण भट्ट। चलिए आपसे बताइएगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब चलिए बात करते हैं विशेष परिस्थिति। उसकी विशेष परिस्थिति क्या थी, इन सब के बारे में, कि बालकृष्ण भट्ट के जीवन में क्या क्या परिस्थितियाँ आई। नहीं होता कि कुछ न कुछ हो जाता है ये। देखिए, पिता के निर्धोपरांत मतलब कि पिता की जब मृत्यु हो गया, पैतृक व्यापार संभालने के नाम पर गृह कलह का सामना करना पड़ा। उसे क्या हुआ, घर का मतलब कि उसके सामना करना स्टार्ट करना पर हो गया। किसको, तो हमारे बालकृष्ण भट्ट को। पितृ घर छोड़कर घोर आर्थिक संकट से जूझते हुए हिम्मत से काम लिया और साहित्य के प्रति समर्पित रहे। ठीक है,
समझिए मेरे दोस्त। इस क्या हुआ कि इसका जो घर का जो आर्थिक स्थिति क्या था, वो बहुत ही खराब हो गया था, लेकिन क्या हुआ, हिम्मत से काम लिया। अभी समझ सकते हैं कि कितना अच्छी बात हमको ये सिखा के गए हुए हैं कि कभी भी कितना भी परिस्थिति खराब क्यों ना हो, लेकिन हिम्मत से काम लेना चाहिए। और ये साहित्य कार्य पर ये निर्भर है, ठीक है। चलिए, ये आपको समझ में आ गया होगा, ये इम्पोर्टेंट नहीं था बट अच्छा था। चलिए, रचनात्मक सक्रियता क्या है? रचनात्मक सक्रियता भारतेंदु हरिश्चंद्र प्रेरणा से हिंदी वर्धनी सभा प्रयाग की ओर से 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किया। अब समझिएगा, हिंदी प्रदीप नामक जो है ये किसके द्वारा लिखा गया? तो ये हमारे बालकृष्ण, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा प्रकाशित किया गया था। ये कब किया गया था? 1877 में किया गया था। ये आपसे ऑब्जेक्टिव में खासकर पूछेगा तो पूछेगा, ठीक है। हिंदी प्रादीप नामक बालकृष्ण भट्ट ने कौन सी पत्र लिखा रहा था? तो हिंदी प्रादीप नामक, ठीक है। याद रखिएगा, आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। और ये कितने सालों तक चला था? तो 33 वर्ष तक ही चला था, जो कि इसके बाद रोक किया था, ठीक है। इसमें नियमित रूप से सामाजिक साहित्य, नैतिक राजनीतिक विषयों पर निबंध लिखते रहे, ठीक है। इसमें क्या हुआ, हिंदी प्रादीप नामक में सामाजिक साहित्य, नैतिक राजनीतिक के बारे में वे लिखते रहे, ठीक है। 1881 में वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा की। क्या की? 1881 में, ये ज़्यादा खास नहीं है। फिर बाद में क्या हुआ, 1886 में लाल श्रीनिवास दास संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना की। अब देखिए, यहाँ पर पूछा जा सकता है संयोगिता स्वयंवर के लेखक कौन है? तो ये हमारे श्रीनिवास दास है। कौन है? श्रीनिवास दास, लाल श्रीनिवास दास पूरा नाम है। क्या नाम है? लाला श्रीनिवास दास संयोगिता स्वयंवर के लेखक है, ठीक है। आलोचक ये कर सकते हैं। तो ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। इसमें से आपको 3 ऑब्जेक्टिव आ सकता है, एक ये और एक ये। 3 ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, तीनों में से एक ये कोई आ सकता है, ऐसा नहीं कि तीनों के तीनों आ सकता है, बट याद रखिएगा तो आपको ही अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद करते हैं जीवन के अंतिम दिनों में हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए श्याम सुंदर दास द्वारा काशी आमंत्रित, किंतु अच्छा व्यवहार न होने के कारण वह अलग हो गए हैं। चलिए, इसके बारे में बात करते हैं कि अच्छा व्यवहार ये हिंदी शब्दकोश के जो किए थे, उसमें श्याम सुंदर दास द्वारा काशी आमंत्रित। देखिए, यहाँ पर क्या किया गया था, बालकृष्ण भट्ट को काशी शब्दकोश में कुछ काम करने के लिए दिया गया था, ठीक है। बट क्या किया, उसका अच्छा व्यवहार नहीं था। किसका? तो ये हमारे बालकृष्ण भट्ट का, तो इसे छोड़ना पड़ गया, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर शादी विवाह है तो थोड़ा सा बाजा वजा बज रहा है, तो इसलिए हम थोड़ा सा बचा उचा के काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, काम चलता ही रहेगा, ठीक है। अब बात करेंगे बालकृष्ण भट्ट द्वारा जो रचनाएं क्या गया, क्या क्या लिखे हुए, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो बालकृष्ण भट्ट है उपन्यास लिखे, क्या नाम है? रहस्य कथा, न्यूटन ब्रह्मचारी, 100 अजान 1 सुजान। ये आपसे पूछा जा सकता है 100 अजान 1 सुजान किसके द्वारा लिखा गया? तो बालकृष्ण भट्ट। न्यूटन ब्रह्मचारी किसके द्वारा लिखा गया? तो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। यह क्या है? तो उपन्यास है। ये आपके ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर आ सकते हैं। बाकी ऐसे में कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इतना जो है ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। बट आपको जो ये देख रहे हैं ये आपके इंपॉर्टेंट है, न्यूटन ब्रह्मचारी और 100 अजान 1 सुजान, ठीक है। गुप्त बैरी, ये सब आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, तभी चलिए देख लीजिए आप अपना मन से ही। चलिए अब आगे चलते हैं। अब ये जो नाटक भी लिखे, कौन लिखे? बालकृष्ण भट्ट नाटक लिखे पद्मावती। देखिए, पद्मावत एगो पद्मावती, ये पद्मावती जो है वह हमारे बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। पद्मावती जो है वह किसके? करबक में लिखा गया, ठीक है, जो कि मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा है। तो इसमें अलग रहिएगा, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। कृतार्जुनीय, वेनी संहार, शिशुपाल वध, नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर, शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास। ये भी आपके लिए ऑब्जेक्टिव, ठीक है। देखिए, सीता वनवास भी आपके आ सकते हैं। किसके द्वारा लिखा गया? तो बालकृष्ण भट्ट। क्या है? तो नाटक है। पद्मावती ये भी इंपॉर्टेंट है। पतित पंचम, मेघनाद वध, ठीक है। कट्टर सुम की एक नकल, ठीक है। ये सब आपके रेल का विकट खेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इंपॉर्टेंट की बात करेंगे, जो इंपॉर्टेंट ये हम बात उस पर नहीं करेंगे, ठीक है। ये भी भारतवर्ष और कली, ये भी नहीं इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। ये भी आ सकते हैं, ये भी आ सकते हैं, ये भी आ सकते हैं। तो आपको बता देते हैं कौन कौन है नाटक में। पद्मावती हो गया, सीता वनवास हो गया, रेल का विकट खेल हो गया, बाल विवाह हो गया। ये आप याद रखिए, बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा, ठीक है। प्रहसन में जैसे मैं क्या था, जैसा काम वैसा परिणाम।
मतलब कि कहना का अर्थ ये हुआ कि आप जैसा काम कीजिएगा वैसा ही परिणाम पाइएगा। अगर अभी आप मेहनत नहीं कीजिएगा तो आने वाले समय में आपको मेहनत का फल नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए, नई रोशनी का विष, अचार विडम्बन आदि। ठीक है, ये सब ज़्यादा नहीं है लेकिन ये आपको इम्पोर्टेंट था। निबंध में बात करें तो 1000 के आसपास निबंध ली, जिसमें से 100 से ऊपर बहुत महत्वपूर्ण थे। देखिए, इसमें से बात करेंगे क्या है, निबंध जो लिखे थे 1000 लिखे थे, वो 1000 से आसपास लिखे होते, जिसमें से 100 सबसे इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अच्छा है। किसके द्वारा? भट्ट निबंध माला नाम से 2 खंडों में एक संग्रह प्रकाशित है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, अब आप बात करेंगे बातचीत का सारांश, और ये बातचीत इंपॉर्टेंट क्यों था नहीं था, इन सब के बारे में आपको पता चल गया। ठीक है, हम आपसे कुछ ऑब्जेक्टिव पूछेंगे और आप सब फटाफट अभी कमेंट करिएगा। ऑब्जेक्टिव के दिन देखा जाएगा, ऑब्जेक्टिव पूछेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ से हम बात देख देते थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए, बातचीत बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया, ये आप ये ज़्यादा खास कर इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, लेखक के जीवन के बारे में भी आप याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब बात करेंगे किसके बारे में, ये हम बातचीत सारांश समझेंगे। ठीक है, अब आप सबको देखना क्या है, बातचीत का सारांश, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। अगर आप देख लेते हैं और समझ जाते हैं तो आपको सब्जेक्टिव बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते। ठीक है, बातचीत का सारांश है, बालकृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माताओं और उन्नयन रचनाकारों में से एक है। ठीक है, ये बालकृष्ण भट्ट किस काल के थे? आधुनिक हिंदी के। ठीक है, किसके? आधुनिक हिंदी में से। ठीक है, रचनाकारों में से एक थे, और उन्नयन बहुत ही अच्छे खासे थे। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट बातचीत के माध्यम से मनुष्य के द्वारा ईश्वर के द्वारा दी गई वाक शक्ति का सही इस्तेमाल करने को बताते हैं। देखिए, बालकृष्ण भट्ट जो है वो बातचीत के माध्यम से क्या कहते हैं कि जो ईश्वर जो हमें वाक शक्ति दिए, बोलने के जो शक्ति दिया है, उसे हमें सही इस्तेमाल करना चाहिए। और सही इस्तेमाल का अर्थ क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप अच्छा सा अच्छा काम कीजिए, अभी जैसे पढ़ रहे हैं, आपका पढ़ाई का समय है, तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ताकि आपका जो बोलने का जो शक्ति है वो अच्छे से बोलिए, कहीं भी बोलिए तो। ठीक है, इसका सही से सही इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, कौन कहते हैं? तो ये हमारे बालकृष्ण भट्ट कहते हैं। वे बताते हैं, यदि वाक शक्ति मनुष्य में न होती तो हम नहीं जानते कि इस गूंगे सृष्टि का क्या हाल होता। ठीक है, मतलब कि कहने का अर्थ ये हुआ कि इस अगर वाक शक्ति नहीं होता तो इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता, यह हम नहीं जानते। मतलब कि हम कुछ नहीं बोलते, चुपचाप रहते, लूज मोज रहते। क्या थे? लूज मोज अवस्था में कोने में बैठा दिए होते, मतलब कि बातचीत नहीं करते, कुछ नहीं बोल करते। जैसे मान लीजिए आपसे हम क्या कर रहे हैं, बातचीत ही कर रहे हैं ना। अब एक तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं तो एक तरीके से क्या हो रहा है, बातचीत ही हो रहा है। तो ये भी क्या है, अगर नहीं कर पाते तो आप भी लूज मोज रहते, नहीं कि आप पढ़ाई भी नहीं करते। ठीक है, बातचीत के विभिन्न तरीका भी बताते हैं। वे कहते हैं, जहाँ आदमी को अपनी ज़िंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने, रहने, फिर चलने फिरने आदि की आवश्यकता होती है, उसी तरह मनुष्य को बातचीत भी आवश्यक होती है। ठीक है, समझिए क्या होता है, मनुष्य को अच्छा जीवन बिताने के लिए, अच्छी तरह से रहने के लिए, अच्छा फिटनेस रहने के लिए, दिखने के लिए क्या होता है, खाने पीने, रहने, चलने फिरने सभी की ज़रूरत होती है। उसी प्रकार वाक शक्ति भी जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। किसके लिए? बातचीत करने वाले के लिए। ठीक है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि जो कुछ मवाद या धुआं रहता है वह भाप बनकर निकल जाता है। इसीलिए जीवन में बातचीत मनुष्य द्वारा दिया गया एक वरदान है, इसका गलत प्रयोग न करिए। मेरे द्वारा लिखा गया इतना दूर क्या करा है, इसीलिए जीवन में बातचीत मनुष्य द्वारा दिया गया एक वरदान है, इसका गलत प्रयोग न करें। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं बेन जॉनसन के अनुसार क्या बोला गया है और एडिसन के अनुसार क्या बोला गया, इन सब के बाद में बात करेंगे। ठीक है, बेन जॉनसन के अनुसार बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है। अगर आपसे पूछा जा सकता है बेन जॉनसन और एडिसन के मत के बारे में बताए, तो आप ये लिख दीजिएगा कि बेन जॉनसन के अनुसार बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है। ठीक है, ये बता दीजिएगा। और एडिसन के बारे में बात करते हैं। एडिसन के अनुसार असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है। असल बातचीत का अर्थ क्या होता है, समझिए, जैसे आप हो गए और अगर आपके दोस्त है, वो 2 आदमी बात करें, बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से अच्छे बात कर रहे, ठीक है, वहीं पर एक और दोस्त आ जाता है, जैसे एक दोस्त यहाँ पर, एक दोस्त यहाँ पर है, और ये दोनों बहुत अच्छे से गप कर रहा है और ये डिटेल में बात कर रहा है, और जो बात करता है वो बहुत ही अच्छे से बात करता है और ये
मन से करता है, दिल खोल के बात करता है, ठीक है। वहीं पर तीसरे आदमी की उपस्थिति में क्या होता है, उस बात को बदल दिया जाता है। देखिए, और तीसरे व्यक्ति की उपस्थिति में उस बात को बदल दी जाती है। बातचीत में जब 4 व्यक्ति लग जाते हैं तो वहाँ पर राम रमोल कहा जाता है। और जहाँ पर 2 आदमी हो गया, 3 आदमी हो गया तो थोड़ा सा चलता है, बट 4 आदमी से ऊपर हो गया तो ये राम रमोल कहना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। बातचीत का हुनर यूरोप के लोगों में प्रचलित है, जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन भी कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में है, तो यूरोप के लोगों में है। ये आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। तो आपको कितना नंबर मज़ा आया है आप हमें ज़रूर बताइएगा। देखिए, ये कोई ज़्यादा बड़ा नहीं था, बट आपको समझ में बहुत ही बेहतरीन तरीका से आएगा। अगर आप देखिए इतना डिटेल के साथ आपको पढ़ाया है तो आप क्या कीजिए, अपने दोस्तों को एक बार शेयर कर दीजिए और एक बार लाइक कर दीजिए, ठीक है। और एक बात और मेरे दोस्त एक बात और रुक जाइए थोड़ा सा, कोई बात जाने वाली बात नहीं है। यहाँ पर अगर आपको 12th का ऑल नोट्स चाहिए उसके लिए आप हमें इस नंबर पे संपर्क करके ले सकते हैं, ठीक है। तो आप एक बार हमें ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा, इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए, अगर आपका भाई बहन RDX, ठीक है, RDX सेल्फ स्टडी, अगर आपका भाई बहन कोई भी है तो अगर आप RDX सेल्फ स्टडी से जोड़ दीजिएगा ताकि आने वाले समय में आपका भाई बहन भी पढ़ सके, 10th क्लास में होगा तो, ठीक है। चलिए, अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर कर लीजिए, क्योंकि गर्मी बहुत है मेरे दोस्त, तभी भी आपके लिए पढ़ा रहे और बहुत ही पसीना आ गया शरीर में, ठीक है। चलिए, कोई बात नहीं, ये सब चलता रहता है। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।